अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है बेली राजपूता की मलका निम्रा अहमद का नावल। रात का दूसरा पहर दम तोड़ने को था। स्याह आसमान पर हर सौ सारे बिखरे हुए थे। पूरे चांद की रोशनी दरख्तों के पत्तों को चमका रही थी। वो बेली के जंगल के दरख्त थे, ऊंचे, मजबूत, तनावर और इतने घने कि चांदनी घास को नहीं छू पाती थी। इन ऊंचे दरख्तों के साए जंगल के बीच बनी शाहरा पर लंबे गिर रहे थे। ऐसे में जब जानवर भी खामोश हो गए थे, घोड़े की टापों की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ रही थी। दोनों अतराफ से जंगल के बीच घिरी कच्ची पक्की सड़क पर एक बग्गी दौड़ती हुई आ रही थी। बग्गी सागवान की थी। इस पे दो रोया एक महताबी रोशन थी। इसमें दो अरबी घोड़े जुते हुए थे, चिकने चिकने सफ़ेद घोड़े। उनके मुंह पर रेशमी पोनियाँ और बदन पर चमचम करती झालर की धज्जियाँ थीं। बाहरी निशिस्त पर कोचबान बैठा था। उसके एक हाथ में चाबुक था और दूसरे में मरसा लगाम थी। वो लगाम थामे चाबुक मारता फिक्रमंदी से बार बार आसमान को देखता था, जहाँ सुबह का सितारा उसे मंजिल बता रहा था। कोचबान के पीछे बग्गी के ऊंचे दरवाजे सख्ती से बंद थे। जंगल के दरख्त उसे देख रहे थे, मगर कुछ अंदाज़ा न होता था कि कोचबान की सवारी कौन है या कोई भी नहीं है। बग्गी बरक रफ्तारी से जंगल के बीचों बीच सड़क पर भागती जा रही थी। कोचबान परेशानी से गर्दन उठाकर वक्फे वक्फे से सुबह के सितारे को देखता था और ज़रा से ज़रा पीछे बग्गी पर नज़र डालता था। उसके हाथों में इज़्तिराब था और अंदाज में उजरत। रामनाथ तख्तन बंद बग्गी में से नस्वानी आवाज़ गूंजी, ठहरी हुई, मुतमिन सी, मगर तमकिनत और बेनियाजी से भरपूर। कोचबान ने लगाम पर गिरफ्त बिल्कुल पल भर को ढीली की। बग्गी के पहिए कदरे सुस्त हुए। जी मालकन, बेली कितनी दूर है? अभी बस चंद कोस रह गए हैं मालकन। भगवान ने चाहा तो सुबह से कबल हम हवेली पहुंच जाएंगे, कहकर उसने चाबुक जोर से घोड़े को रसीद की। पहिए फिर से तेज हो गए। जल्दी करो रामनाथ। नज़ाकत और थकन से भरी खूबसूरत आवाज़ फिर से उसके कानों में टकराई। वो जी मालकिन कहकर रफ्तार को बढ़ाने लगा। बंद बग्गी में खामोशी छा गई थी। अब वो नहीं बोलेगी। कोचबान को इल्म था। ये चंद फिक्रे भी पूरे सफ़र में पहली बार उसके लबों से अदा हुए थे। कोचबान रातनाथ अभी सुबह के सितारे को देखकर सिमत का हिसाब लगा ही रहा था कि देखते ही देखते जंगल से कुछ घुड़सवार निकलकर सामने आकर खड़े हो गए। ऐसे कि बग्गी का रास्ता एकदम बिल्कुल रुक गया। घोड़े ज़ोर से ही नहनाए। रामनाथ ने तेज़ी से लगाम खींच ली। उसे लगाम में खींचना ही थी, क्योंकि अब वो हो चुका था, जिसके बायस वो रात के सफ़र से जंगल में डरता था। बेली का जंगल रात के इस पहर इन गुंडों की आवाज़गाह होता था। उसे इल्म था। उसने बेख्तियार माथे पर आया पसीना साफ किया था। बग्गी रुकी खड़ी थी। सामने 4 घोड़े थे। उनमें से 3 के सवार घोड़ों से उतरकर बग्गी के करीब आ रहे थे। एक के हाथ में बंदूक थी, दूसरा बरछत लिए था, जबकि तीसरे के पास बड़ा सा राजपूती बलम था। चौथा घोड़ा कदरे पीछे खड़ा था। उसका सवार घोड़े की पुश्त पर बैठा था। वो नीचे नहीं उतरा था। उसके मुंह पर सिया ढाटा बंधा था। बस आंखें वाज़े थी, बाकी चेहरा ढाटे के पीछे कहीं गुम था। उसके पास एक बड़ा सा नेज़ा था, जो उसने घोड़े की कुनुतियों के दरमियान रखा हुआ था। तीनों सवार बग्गी के करीब आए। उनके चेहरे भी नकाब में ढके थे। परछत के दूसरे हाथ में उसकी दस्ती थी। वो छोटी सी लकड़ी थी, जिसके ऊपर धात का बड़ा सारा प्याला जुड़ा हुआ था। उसके अंदर शोला जल रहा था। बरछत ने दस्ती कोचबान के चेहरे के सामने लहराई। एकदम रोशनी से घबराकर कोचबान ने चेहरा पीछे किया। बंदूक बरदार आगे बढ़ा। नीचे आओ। उसकी बंदूक कोचबान पर तनी थी। वो खामोशी से नीचे उतर आया। कहाँ से आ रहे हो? अमृतसर से महाराज। रामनाथ ने आजिज़ाना अंदाज में हाथ जोड़े। कहाँ जाना है? गांव जा रहे हैं महाराज। कौन से गांव? बेली राजपूता महाराज। बेली में क्या काम है? बंदूक बरदार घर्राया। अपना घर है महाराज, परिवार है। बंदूक बरदार ने बग्गी पर निगाह डाली। साथ कौन है? रामनाथ ने थूक निकला। मेरी पत्नी है महाराज। अमृतसर क्यों गए थे? वो सवाल दर सवाल किए जा रहा था। मेरी पत्नी बीमार है, उसे बड़े अस्पताल दिखाने लेकर गया था। बरछत दस्ती ऊंची किए बग्गी को बगौर देख रहा था। ये एकदम चौंक उठा। ये बग्गी तो राजपूतों की है। फिर उसने शोले का रुख रामनाथ की तरफ किया। तुम ठाकुर रघुनाथ के मुलाजिम हो? वो जो समझा था कि गुल्लू खलासी हो गई, गड़बड़ा कर रह गया। जी जी महाराज। इसका मतलब है ये गांव का आदमी है। एक और ने इत्मीनान से पूछा।
लेकिन फिर भी दूसरा मुतमईन नहीं हुआ था। तुम अपनी बीवी को ठाकुरों की बग्गी में क्यों लेकर जा रहे थे? वो महाराज, दरअसल रामनाथ ने से बात ही नहीं बन पा रही थी। देखो, सीधी तरह बताओ, साथ कौन है? तुम्हारी बीवी या ठाकुरों का कोई फरंगी मेहमान? चौथा घुड़सवार उस नेज़ा रखे सारा माजरा खामोशी से देख रहा था। महाराज, दरअसल, और इससे पहले कि वो बिगड़ी को संवारने की सही करता, बग्गी के अंदर से आवाज़ उभरी, रामनाथ! फिजा में जल तरंग से बज उठे। कोचवान ने थक कर सर झुका दिया। अब झूठ से काम नहीं चलना था। जी मालकन। उसकी आवाज़ पस्त थी। मालकन के लफ्ज़ पे तीनों ने एक दूसरे को मायनी खेज अंदाज में देखा। फिर बंदूक बरदार ने गर्दन मोड़कर घुड़सवार को इशारा किया। उसने सर हिलाया। बंदूक बरदार ने जवाबन बंदूक मजीद तान ली। कौन लोग हैं रामनाथ? राहगीर हैं या कंपनी बहादुर के सिपाही? आवाज़ अब भी बेनियाज सी थी, मुतमईन, ठहरी हुई और बेफिक्र सी। राहजन है मालकन। वो बग्गी के करीब होकर हौले से बोला, फिर उनकी जानिब मुड़ा। पर्दे की बीबी है महाराज, हमें जाने दीजिए, हमारा बेली पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पर्दे की बीबी रात की इस पहर तुम्हारे साथ गाड़ी में? बंदूक बरदार के लहजे में तंज दर आया था। दूसरा भी बंदा चौकन्ना हो गया था। बर्छी का रुख रामनाथ की तरफ कर लिया था। चौथा सवाल इसी तरह खामोशी से घोड़े के लगामे थामे उसकी पीठ पर बैठा था। महाराज, हमें बेली पहुंचना, ये क्या पूछ रहे हैं रामनाथ? बंद दरवाजे के पीछे से फिर से आवाज़ उभरी, जैसे वीराने में किसी कदीम मंदिर की सारी घंटियां बज उठी हों। ये पूछते हैं कि रामनाथ बग्गी के करीब आया कि अंदर फरंगी तो नहीं है? आप इत्मीनान रखें मालकन, ये बेली राजपूता के डाकू हैं, सिर्फ फरंगियों को लूटते हैं। मैं इनसे निमट लूँगा। वो ढके छुपे अल्फाज में निहायत अदब से अपनी सवारी को खामोश रहने का कहकर वो राहजनों से मुखातिब हुआ। माई बाप, इसने लखनऊ के बासियों की तरह आजिज़ाना हाथ जोड़े। बीबी साहब की बोली है। वो जाने कौन सा हीला बहाना गढ़ने को था कि आवाज़ फिर से गूंजी, रामनाथ! अब के लहजा सख्त था, तहकुम और रौनक से भरपूर। इन्हें बताओ कि तुम्हारी सवारी फरंगी ही है। इससे पहले कि कोचवान, जो अपने कदमों पर कुल्हाड़ी मारने वाले अल्फाज पर परेशान हो गया था, या वो तीनों राजन जिनके लिए बहादुरी गैर मुतवक्को थी, संभलते, बग्गी का दरवाज़ा अंदर से खुला। सबकी निगाहें इधर को उठी। दरवाज़ा खुलता चला गया। उसके पीछे कमख्वाब का भारी पर्दा पड़ा था। एक सफ़ेद हाथ बाहर निकला, पर्दा हटा दिया। बरछती की दस्ती का शोला हवा से धंसा जा रहा था, मगर मध्यम रोशनी में अंदर का मंजर कदरे वाज़े हो गया था। वो अंदर नशिस्त पर बैठी थी, यूं के रुख सामने की तरफ था। उसकी सफ़ेद मैक्सी ज़ेबतन कर रखी थी उसने, जो पाँव तक आती थी। पाँव में नाजुक सी कोल्हापुरी जूती थी, जिसके ऊपर सुनहरी फुकराट जड़े थे। मैक्सी की चूड़ीदार तंग आस्तीनों वाली कलाई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके सफ़ेद हाथ उसकी गोद में धरे थे। उसमें हीरे की अंगूठियाँ थीं। हाथों के नीचे एक बहुत बड़ा सफ़ेद हैट रखा था। गर्दन राजहंस की तरह लंबी थी, जिससे हीरो का एक नाजुक सा हार चिपका हुआ था। राहजनों की निगाहें बेख्तियार उसके पाँव से होती चेहरे पर उठती चली गईं। उठी हुई थोड़ी मगरूर सी नाक, मोम सी कोरी रंगत, भरे भरे होंठ जिन पे सुर्खी लगी थी, सुनहरी माइल भूरे बाल उसने इकट्ठे करके बाएं कांधे पर डाल रखे थे, जो उनकी निगाहों से पोशीदा था। उनके सामने से उसका दाहिना रुख था। वो बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, जिसके गिर्द बहुत गहरे काजल का हाशिया खींचा गया था। आंखों का रंग बहुत चमकीला सुनहरी और काजल इतना गहरा था जैसे स्याह पानी में सूरज झिलमिला रहा था। रोबरे हुस्न था यह तमकनत। असलग पर उन तीनों की गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। शायद एक लम्हे को उन्हें हकीकत पर ख्वाब का गुमान हुआ था, जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। रामनाथ, इनसे पूछो, रात के इस पहर मुसाफिर को अजियत देने से क्या हासिल होता है? हल्के से गर्दन उनकी जानिब मोड़कर वो नखुवत से बोली, गाड़ी वाला अपनी मेम साहब को कहो अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें। बंदूक बरदार संभल चुका था। रामनाथ ने बेचारगी और बेबसी से बग्गी के खुले दरवाजे को देखा। वो इसी एतमाद और तहकीर भरे अंदाज से उन्हें देख रही थी। बंदूक बरदार को बात दोहरानी पड़ी। मेम साहब, अपना जेवर उतार कर हमारे हवाले कर दें। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। उसके एतमाद में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था। ना ही मैं भीख देने की कायल हूँ। हम भिकारी नहीं हैं। हमलावर घुर्राया। भिकारी और डाकू में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। रही जेवर की बात, तो वो तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। मादाम, आपका लहजा हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपके साथ ज़्यादती ज़बरदस्ती करें।
اس کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی، خوبصورت پیشانی پر شکن ابھری۔ اگر ملکہ عالیہ سے باغی ہوئے اہل ہند انگریز شرفا کی عورتوں کا احترام بھول گئے ہیں تو رام ناتھ، انہیں بتاؤ کہ ہم محکوم ہیں اور ہم حاکم ہیں۔